चलो आज का अपना टॉपिक है विलेयता, सोल्यूबिलिटी। सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि विलेयता होती क्या है। जबकि नॉर्मली अपन व्यवहार में देखें तो अपन सब लोग जानते हैं कि विलेयता क्या होती है। अपन जैसे ही किसी पानी के अंदर अपन चीनी का घोल मिलाते हैं तो चीनी जैसे ही घुल गई उसमें, तो अपन कहते हैं ना कि चीनी पूरी विलय हो गई इसमें, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका घोल बन गया, वही विलेयता होती है। लेकिन अपनी भाषा में अगर इसको देखें कि विलेयता क्या होती है तो देखना एक बार कि विलेयता की जो डेफिनेशन है या विलेयता को अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग, और दोनों तरीके मैं भी आपको बता देता हूं, देखना। सबसे पहला तरीका कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम द्रव्य विलायक में 100 ग्राम द्रव्य विलायक में घुलनशील विलय की अधिकतम मात्रा को, घुलनशील विलय की अधिकतम मात्रा को अपन क्या कहते हैं, विलेयता। तो विलेयता की परिभाषा क्या हुई कि किसी निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम द्रव्य विलायक में घुलनशील विलय की अधिकतम मात्रा को अपन क्या कहते हैं, उसकी विलेयता। और दूसरे तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखना एक बार कि निश्चित ताप पर किसी 1 मोल ठोस पदार्थों की वह अधिकतम संख्या जो द्रव्य विलायक में विलयशील है उसे अपन क्या कहेंगे, विलेयता। दोबारा सुनना कि किसी निश्चित ताप पर 1 मोल ठोस पदार्थों की वह अधिकतम संख्या जो किसी द्रव्य विलायक में घुलनशील है उसे अपन क्या कहेंगे, उसकी विलेयता। अब देखो इसमें तुम लोगों ने ये नहीं लगाया इस दूसरी परिभाषा से कि निश्चित ताप पर 1 मोल ठोस पदार्थ, मतलब ठोस पदार्थों को किस में ले रहा है, मोल में ले रहा है क्या, मोल में ले रहा है ना, कि अधिकतम संख्या जो विलायक में, जो द्रव्य विलायक में क्या हो, विलयशील। तो द्रव्य विलायक को अपन लीटर में लेंगे ना, तो अपन यहां ये कह सकते हैं क्या कि विलेयता को अगर अपन संख्यात्मक और गणनात्मकता की अगर बात करें, विलेयता की अगर अपन संख्यात्मक और गणनात्मक मान की अगर अपन बात करें तो अपन विलेयता को मोल पर लीटर में मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं। जब भी विलेयता की संख्यात्मक और गणनात्मक मान की अगर बात आती है तो विलेयता की ये जो दूसरी डेफिनेशन है ये काम में आती है। और इस दूसरी डेफिनेशन से अपने को साफ पता चलता है कि हाँ वास्तव में विलेयता का मात्रक मोल प्रति लीटर हो सकता है, ये होती है विलेयता। अब अपन दो तरीके की विलेयता पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे ठोसों में द्रव्य की विलेयता और दूसरी पढ़ेंगे अपन गैसों की द्रव्य में विलेयता। कितने तरीके की विलेयता पढ़ेंगे अपन, 2 तरीके की विलेयता पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले है ठोसों की द्रव्यों में विलेयता, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता। अब ठोसों की द्रव्यों में विलेयता भी वही बात है कि अपन विलेयता की परिभाषा से अपन देख सकते हैं इसको भी कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव्य विलायक में 100 ग्राम द्रव्य विलायक में घुलनशील, द्रव्य विलायक में घुलनशील ठोस विलय की
अधिकतम मात्रा को अपन क्या कहेंगे, ठोसों की द्रव्य में विलेयता। तो ठोसों की द्रव्य में विलेयता भी परिभाषा इसी से निकल जाएगी ना, कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुलनशील ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को अपन क्या कहेंगे, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता। आगे देखो, ठोसों में द्रवों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और प्रभावित करने वाले कारकों में अपन 2 कारक पढ़ेंगे। पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। और दूसरा अपना क्या लेंगे अपन, ताप। तो जब भी अपन ठोसों की द्रवों में विलेयता के फैक्टर फैक्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें अपन केवल 2 फैक्टर पढ़ने अपने वो 12th क्लास में। और 2 फैक्टर कौन से हैं, एक तो विलेय और विलायक की प्रकृति है, और दूसरा अपना क्या है, ताप। समझ में आई बात? तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, पहले अपन क्या देखेंगे, विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति। सबसे पहला अपना क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति। अब अपने को ये बात ध्यान में रखनी है हमेशा, जो तुम लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि विलेयन क्या होता है, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ये चीज़ें अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है कि विलेय तो वो होता है जिसको घोलना है, विलायक वो होता है जिसमें घोलना है, और विलयन वो होता है जो विलायक में विलेय को घोलने के बाद जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, विलयन बोलते हैं। तो अपन सबसे पहले अगर ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा, विलेय और विलायक की प्रकृति। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी आयनिक ठोस हैं, जितने भी क्या हैं, आयनिक ठोस हैं। अरे विलेय और विलायक की प्रकृति में विलेय तो हमेशा क्या होगा, ठोसों की द्रवों में विलेयता। इसमें विलेय तो कौन होगा, हमेशा ठोस, और विलाय कौन होगा, द्रव। तो आयनिक ठोस क्या है, विलेय है ना। तो आयनिक ठोस हमेशा जितने भी जो ध्रुवीय विलायक हैं, जितने भी जो ध्रुवीय विलायक हैं उनमें क्या होगा, हमेशा अधिक विलयशील मिलेगा। कैसा मिलेगा, अधिक विलयशील मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आयनिक ठोस को जैसे ही अपन ध्रुवीय विलायक के अंदर डालेंगे तो ध्रुवीय विलायक के अंदर डालते ही ये जो आयनिक ठोस है ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, और आयनों में विभक्त होने के बाद जो ये जो ध्रुवीय विलायक हैं ये इसके जो अणु होंगे वो इस आयनिक ठोस के जो आयन्स हैं उनको चारों ओर से घेर लेंगे, और चारों ओर से घेर लेंगे तो ये ज़्यादा विलयशील हो जाएगा। समझ में आई बात? इसके अलावा देखो आगे दूसरा पॉइंट देखो, इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि जितने भी जो आयनिक ठोस हैं वो ध्रुवीय विलायक में विलयशील हैं। तो इनमें अपन एग्जांपल लेंगे NaCl, KCl। ये क्या है, NaCl और KCl, ये क्या है, आयनिक ठोस। और ये सभी किस में ज़्यादा विलयशील मिलेंगे, जल में। जल में क्या मिलेंगे, ज़्यादा विलयशील। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा देखो, भिन्न भिन्न ठोसों की विलेयता हमेशा कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न ठोसों की विलेयता अलग अलग विलायकों में हमेशा क्या होगी, अलग अलग मिलेगी। जैसे कि जो आयनिक ठोस है, एक बार दोबारा समझो इसको स्टार्टिंग से,
कि विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ठोस विलेय आयनिक प्रकृति का है तो वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलयशील मिलेगा। ठीक है, जैसे KCl और NaCl हैं, ये क्या है? आयनिक ठोस हैं। और अगर ये आयनिक ठोस हैं तो ये ध्रुवीय विलायक जल क्या है? एक ध्रुवीय विलायक है, तो इसमें ये क्या मिलेंगे? ज़्यादा विलयशील मिलेंगे। इसके अलावा ये तो अपने आयनिक ठोस की बात की, इसके अलावा खूब सारे ठोस हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न ठोसों की जो विलेयता होती है वो अलग अलग विलायकों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वो किस बात पर डिपेंड करती है वो देखना है एक बार, कि वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान तो क्या हो? कम हो। वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान तो क्या हो? कम हो। और जिनकी जलयोजन ऊर्जा का मान, जलयोजन ऊर्जा का मान क्या हो? अधिक हो। जिनकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या हो? अधिक हो, वो क्या होंगे? द्रव विलायकों में अधिक विलयशील मिलेंगे। कि वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान क्या हो? कम हो। और जिनकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या हो? अधिक हो, वे ठोस द्रव विलायकों में अधिक घुलनशील मिलेंगे। जालक ऊर्जा, अब यहाँ दो नाम नए आए हैं, एक तो जालक ऊर्जा और दूसरा क्या है? जलयोजन ऊर्जा। तो अपने को ये समझना जरूरी है कि जालक ऊर्जा क्या होती है और जलयोजन ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जालक ऊर्जा क्या होती है। जालक ऊर्जा, इसका मतलब तुम लोगों को ऐसे नहीं लग रहा क्या कि कोई जाल बनाने में जो ऊर्जा काम में आएगी या निकलेगी उसको अपन क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा नाम से तुम लोगों को ऐसे नहीं लगता क्या कि पानी में घोलने से जो होगा, जो ऊर्जा निकलेगी उसको अपन क्या कहेंगे? जलयोजन ऊर्जा। तो देखो जालक ऊर्जा क्या होती है कि कोई भी ठोस है उसके आयन आपस में मिलकर एक मोल ठोस का आयनिक क्रिस्टल बनाने में जो ऊर्जा निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। मतलब क्या हुआ कि आयनों से ठोस बनाने में जो ऊर्जा निकल रही है उसको अपन क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा क्या होगी कि अपन जैसे ही किसी द्रव विलायक, मान लो जल में अगर अपन किसी ठोस पदार्थ को डालेंगे तो ठोस आयनिक ठोस पदार्थ को डालते ही आयनिक ठोस पदार्थ वो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। और आयनों में विभक्त होने के बाद उस द्रव विलायक के जो अणु हैं वो उस आयनों को चारों ओर से क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। और उसको अपन बोलते हैं विलायकन। क्या बोलते हैं? विलायकन। और इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसको अपन बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? विलायकन ऊर्जा। और अगर विलायक द्रव है, मतलब अगर विलायक जल है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? जलयोजन ऊर्जा। तो ये बात समझ में आई क्या कि जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? दोबारा देख लेना कि जालक ऊर्जा तो वो होती है कि आयनों के द्वारा एक मोल ठोस को बनाने में, एक मोल ठोस के आयनिक क्रिस्टल बनाने में जितनी ऊर्जा निकलती है उसको तो अपन क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। दूसरी बात, जलयोजन ऊर्जा क्या होती है कि किसी ठोस पदार्थ को जब द्रव विलायक में डालते हैं तो वो ठोस पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूटने के बाद उस द्रव विलायक के जो अणु हैं वो उस आयनों को चारों ओर से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? विलायकन। और इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं? विलायकन ऊर्जा। और अगर विलायक के रूप में अपन क्या ले रहे हैं? जल ले रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे? जलयोजन ऊर्जा। तो वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम हो और जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक हो तो वो क्या होगा? द्रव विलायकों में अधिक घुलनशील होगा। समझ में आ गई होगी बात? आगे देखो, आगे देखो। ये तो अपने किन की बात की? जो आयनिक ठोस थे उनकी बात कर ली। या अलग अलग प्रकार के ठोस हैं
तो वो किस प्रकार से द्रव्य विलायक में घुलनशील होंगे उनकी बात कर ली, जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा के हिसाब से। उसके बाद देखो कि अगर कोई अध्रुवीय विलय हो, कैसा हो, अध्रुवीय विलय या अध्रुवीय ठोस बोल दो, अध्रुवीय ठोस हो, जैसे I2 हो सकता है, सल्फर S8 हो सकता है, अध्रुवीय ठोस हो, वो ठोस अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 आदि में क्या होंगे, अधिक घुलनशील होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि ध्रुवीय अगर कोई ठोस है, आयनिक ठोस है, वो तो ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील है, और जो अध्रुवीय ठोस है वो किस में क्या है, अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील है। तो विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर अपने जो पहला इफेक्ट पड़ा है उसमें साफ बात है कि कोई आयनिक ठोस होगा वो ध्रुवीय विलायकों में विलयशील मिलेगा, जैसे अपने पढ़ा था NaCl, KCl, ये जो ठोस हैं ये सब क्या है, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो ठोस होते हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार के विलायकों में घुलनशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसको अपन किस आधार पर देखते हैं कि वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान क्या हो, कम हो, और जिनकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या हो, अधिक हो, वे ठोस विलायकों में अधिक घुलनशील मिलेंगे। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि अगर कोई अध्रुवीय ठोस हो, जैसे I2S8, वो सब किस में ज़्यादा घुलनशीलता मिलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में ही ज़्यादा घुलनशील मिलेंगे। ये तो हो गया अपना पहला कारक। दूसरा देखो, दूसरा कारक है ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है अपना ताप। क्या है, ताप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के नज़रिए से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक या आधे नंबर का जो भी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके ऊपर आप लोग क्या डालोगे, इंपॉर्टेंट डाल लेना। दूसरा क्या है, ताप। देखो, मैं एक अविलेय ठोस और विलयन के मध्य एक संबंध स्थापित करूँ। अविलेय ठोस का मतलब समझते हो गया कि अपन किसी विलायक के अंदर विलय को डाला और विलय उसके अंदर घुलनशील नहीं हुआ, तो वो विलय क्या कहलाएगा, अविलेय। क्या कहलाएगा, अविलेय। मतलब जो उसके अंदर घुलनशील नहीं हो। तो एक अविलेय ठोस, एक अविलेय ठोस और विलयन के मध्य निम्न साम्य स्थापित होता है। देखना, तो अविलेय ठोस को जैसे ही अपन विलायक में मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या बनेगा, विलयन। और अगर विलयन बना तो इस दौरान कुछ ऊर्जा निकल भी सकती है या ऊर्जा ग्रहण भी की जा सकती है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, प्लस माइनस अक्स KCl, किलो कैलोरी में। मतलब अक्स कुछ भी हो सकता है। ये अगर प्लस है तो मतलब एनर्जी निकल रही है, अगर माइनस है तो प्लस है तो मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, और अगर माइनस है तो एनर्जी निकल रही है। तो ये एक अविलेय ठोस और विलायक, विलायक में जब किसी अविलेय ठोस को मिलाते हैं तो अविलेय ठोस और विलयन के अंदर एक निम्न प्रकार का साम्य स्थापित होता है, जिसको अपन बोर्ड पे ड्रा कर रखा है। आगे देखना कि ला सातिलिय नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या बताया कि यदि इस साम्य के लिए डेल्टा H का मान 0 से ज़्यादा है, मतलब ये जो डेल्टा H है इसका मान अगर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा होने का मतलब, 0 से ज़्यादा होने का मतलब कि विलय को जब विलायक में मिलाया तो ऊर्जा उष्मा अवशोषित हुई। क्या उष्मा या ऊर्जा क्या हुई, अवशोषित हुई। क्या, अरे अवशोषित हुई तभी तो 0 से ज़्यादा है ना डेल्टा H का मान, उष्मा अवशोषित हुई। और अगर उष्मा अवशोषित हुई तो इस प्रक्रम को अपन क्या कह देंगे, उष्मा शोषी प्रक्रम कहेंगे। क्या क्या कहेंगे, उष्मा शोषी प्रक्रम। और इस प्रक्रम के लिए जब अपन ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ये ठीक है कि ला सातिलिय ने बताया कि अगर इस साम्य के लिए डेल्टा H का मान 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक में ठोस मिलाने से उष्मा अवशोषित हुई, तभी तो डेल्टा H का मान 0 से ज़्यादा आया।
उष्मा अवशोषित हो रही है, इसका मतलब ये प्रक्रम कैसा हो रहा है, अब उष्मा शोषी प्रक्रम। और उष्मा शोषी प्रक्रम के लिए ताप को अगर अपन बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। एक तो ये बात बताई। दूसरी क्या थी देखना कि यदि डेल्टा एच का मान, यदि डेल्टा एच का मान शून्य से कम हो, किससे, शून्य से कम हो, इसका मतलब विलायक में एविले ठोस को मिलाने पर उष्मा उत्सर्जित हो रही है। क्या हो रही है, उष्मा उत्सर्जित हो रही है। इसका मतलब प्रक्रम कैसा है, उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। प्रक्रम कैसा है, उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए क्या होगा, जब ताप को अपन बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, विलेयता क्या होगी, घटेगी। विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो ये था अपना दूसरा कारक ताप। एक बार फिर से देख लेना कि ताप का प्रभाव अपन द्रवों की ठोसों में विलेयता पर देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक एविले ठोस और विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित करते हैं। और इस साम्य को देखकर लास आतिलिये ने बताया था कि यदि इस साम्य के लिए डेल्टा एच का मान 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब ऊर्जा अवशोषित हो रही है। और अगर ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो मतलब प्रक्रम कैसा है, वो उष्मा शोषी प्रक्रम, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इस प्रक्रम के लिए क्या होगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरी उसने क्या बताया कि यदि डेल्टा एच का मान 0 से कम है तो उष्मा क्या होगी, उत्सर्जित। अरे उष्मा बाहर निकलेगी तभी तो उसका मान 0 से कम आएगा, मतलब माइनस में आएगा। और ऐसे प्रक्रम को अपन क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी प्रक्रम। क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी प्रक्रम। और उष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए क्या होता है कि जब ताप को बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, घटती है। समझ में आई बात। तो ये था अपना ताप का प्रभाव। लेकिन इसका एक अपवाद है, गलूबर लवण। अपवाद क्या है इसका, एक गलूबर लवण। ये देखना ध्यान से, अपवाद क्या है, गलूबर लवण। गलूबर लवण का फॉर्मूला क्या होता है देखना, Na2SO4.10H2O। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4.10H2O। गलूबर लवण में क्या होता है कि गलूबर लवण का जब अपन विलयन बनाते हैं, गलूबर लवण का जब अपन विलयन बनाते हैं तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक विलेयता बढ़ती है। क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। विलेयता बढ़ती है। कणिराम जी को फोन आओ बार बार। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से जैसे ही अपन ऊपर बढ़ाते हैं ताप को, तो इसकी विलेयता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। विलेयता क्या होने लग जाती है, घटने लगे जाती है। तो गलूबर लवण एक अपवाद स्वरूप है, एक अपवाद लवण है जिसको अपने को ध्यान में रखना है कि गलूबर लवण का जब अपन विलयन बनाते हैं तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक तो क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। लेकिन इससे ऊपर अगर तापमान और बढ़ाएं तो विलेयता क्या होने लग जाती है, इसकी घटने लग जाती है। ये थी अपनी ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता को अपन ने अलग अलग तरीके से देखा। सबसे पहले अपन ने ठोसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद अपन ने उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे, जिसमें सबसे पहला विलेय और विलायक की प्रकृति था। दूसरा क्या था, ताप। विलेय और विलायक की प्रकृति तो सिंपल सा है कि आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होगा, अध्रुवीय अगर कोई ठोस है तो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होगा। ये तो एकदम सिंपल सा था।
उसके अलावा इस जो तापमान है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको अपने को हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने को एक साम्य स्थापित करना है। साम्य स्थापित करने के बाद जो लास्ट आर्टिलियल नियम ने जो बताया था उस नियम को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गैसों की दरों में विलेयता। गैसों की दरों में विलेयता, कल का टॉपिक अपने रहेगा गैसों की दरों में विलेयता।